कई सवाल हैं। इंडिया गठबंधन सफल होगा कि नहीं हर राज्यों में। और अगर मान लीजिए कि इंडिया गठबंधन एक बार को सफल हो गया तो उसके पीएम का कैंडिडेट कौन होगा। जो नीतीश कुमार पहले पीएम कैंडिडेट थे, क्या वो हो सकते हैं, या मल्लिकार्जुन खड़गे जिसको केजरीवाल और ममता बनर्जी ने आगे किया वो हो सकते हैं, या कांग्रेस के भीतर ही क्या सारे लोग मान सकते हैं कि जो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं वो पीएम के कैंडिडेट हो सकते हैं। ये सब ऐसे सवाल हैं जो इंडिया गठबंधन के सफलता के लिए बहुत जरूरी है। इंडिया गठबंधन का पूरा सफलता उनके इसी सब सवाल पे निर्भर करता है कि आगे वो किस तरह जाएंगे। चाहे कोई भी पत्रकार, चाहे कोई भी मीडिया एजेंसी, चाहे कोई भी लोग ये बोलता रहे कि इंडिया गठबंधन सफल होगा या आगने वाले चुनाव में सीट शेयरिंग हो सकता है और फॉर्मूला होगा हर जगह एक आदमी का लड़ना, माने 1 वर्सेस 1, मतलब बीजेपी का एक आदमी लड़ेगा, उसके अगेंस्ट में कोई भी इंडिया गठबंधन का एक आदमी लड़ेगा। ये सारे ऐसे सवाल हैं जो ज्वलंत हैं, जो हर आदमी के दिमाग में आता होगा। जो ऐसे पत्रकार हैं जो कि चाहते हैं कि बीजेपी के बाद कोई और गठबंधन की सरकार बने, मतलब वो चाहते हैं कि बीजेपी की अगली सरकार ना बने। तो क्या ये संभव है? और आज की परिस्थिति या परिवेश में जो ये सवाल उठाए जा रहे हैं या गठबंधन को लेकर एक विचार, एक नैरेटिव चल रहा है, वो सफल हो सकता है। ये सारा डिपेंड करता है कि कौन कितना सेक्रीफाइस करने वाला है। आज मैं इस वीडियो में पूरा ये बताऊंगा कि पूरे ओवरऑल जो इंडिया गठबंधन है उसका भविष्य क्या है, क्योंकि वर्तमान के जो सिनारियो दिख रहे हैं, वर्तमान के जो घटनाएं दिख रही हैं, हर स्टेट वाइज स्टेट अगर उसका एनालिसिस करें तो वो इंडिया गठबंधन के विषय में क्या जाके कहाँ ठहरती है कि ये इंडिया गठबंधन कितना सफल हो सकती है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग अपने घर में स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। स्वागत है रणधीर सेंगर ओपिनियन में। इस चैनल में आज हम डिस्कस करेंगे इंडिया गठबंधन के भविष्य के विषय में। मेरे कलीग हैं, वो सवाल पूछेंगे और मैं बताऊंगा, लेकिन उसके पहले मैं बता दूं कि इंडिया गठबंधन का जो मैं क्यों ये टॉपिक चूज़ किया कि आज कि इसके ऊपर वीडियो बनाया जाए। उसका वजह एक ही है कि आपने देखा होगा बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़न है लोगों के मन में कि जब से ये 1 साल से ये प्रोसेस, मतलब पहले इसका नाम पीडीए था, बाद में जून के बाद इसका इंडिया गठबंधन के हिसाब से आया। तो एक गैंग है जिसको बोल सकते हैं, वो इसको आगे करने का प्रयास कर रहा है, और दूसरा ऐसा लोग हैं जो ये मानते हैं कि इंडिया गठबंधन एक सच्चाई नहीं हो सकता। क्योंकि पास्ट का एक्सपीरियंस हमेशा महत्व रखता है इन चीज़ों को समझने का कि पास्ट में जो भी इतने दल आके साथ में बनाई है तो सरकार चली नहीं है। 1977 का भी आप एग्जांपल ले सकते हैं, 2 साल में सरकार गिर गई। उसके बाद तो ये सरकार चली नहीं, चाहे बीपी सिंह की गवर्नमेंट हो, चाहे किसी की भी गवर्नमेंट आए। उसके बाद देवगौड़ा जी आए, गुजराल साहब आए, सारे लोगों ने करके बनाए, लेकिन बनी नहीं। क्योंकि हर जो क्षेत्रीय दल होते हैं, क्षत्रप होते हैं, उनके अपने ईगो होते हैं, और अगर उसके साथ कोई बड़ी पार्टी आती है तो उसका अपना ईगो होता है। तो सबसे बड़ी बात है कि इसमें कौन त्याग ज़्यादा करेगा, कौन ज़्यादा सीट किसके लिए छोड़ेगा, इसलिए गठबंधन नहीं हो पाता। लेकिन चूंकि ये चर्चा का विषय होना, अभी मैं देख रहा था आशुतोष का, देख रहा था, उनका सत्य हिंदी करके चैनल है, तो उस पर वो आए हुए थे वो। और उनका तो मतलब उनका चैनल ऐसा होता है कि वो चैनल के ऊपर उनके नज़र में वो गठबंधन सही में है। और एक और पत्रकार है, मैं नाम थोड़ा सा उनका भूल रहा हूँ, वो उनका भी ऐसा ही है, विजय मिश्रा, देखिए नाम भूल रहा हूँ। तो उनका भी ऐसा मानना है, काफ़ी बड़े पत्रकार हैं, अभी नाम बीच में याद आएगा तो बता दूंगा। क्योंकि अब ये लोग ना, एक टाइम था इन लोगों का कि हर कुछ बोलते थे और एसी कमरे में बैठकर और सारा ज्ञान देते थे, और दुनिया के पब्लिक ये समझती थी, क्योंकि तभी न्यूज़ पोर्टल नहीं था,
अरे सॉरी, न्यूज़ पोर्टल था लेकिन सोशल मीडिया नहीं था। तो लोगों को लगता था कि जो न्यूज़ में दिखा रहा है और ये जो बोल रहे हैं वही सही है। लेकिन आज इतना सोशल मीडिया स्ट्रॉन्ग हुआ कि आप कुछ बोल रहे हैं उसको दूसरे दिन काट देते हैं लोग। लोग सच्चाई वीडियो में बना के और डाल देते हैं सोशल मीडिया पे। तो आज ये लोग हाशिए पे चले गए हैं। तो ये कि आज इन्होंने हर थके हुए पत्रकार एक-एक चैनल खोल के यूट्यूब पे बैठा हुआ है और उसको दुनिया से कोई मतलब नहीं है। वो पहले ये लोग से जो भी अभी कांग्रेस पार्टी है उससे पैसा लेकर और ये लोग जो भी दिखाते होंगे, क्योंकि आपको पता ही है कि बरखा दत्त एक टाइम में बरखा दत्त का ऐसा था कि वो लोग ऐसे लोग थे कि वो लोग डिसाइड करते थे कि अब मंत्री कौन बनेगा। तो आज सोचिए कि जो लोग मंत्री डिसाइड करते हैं उनको खबर नहीं पता चलती कि आज कौन मंत्री चेंज होने वाला है या मंत्रिमंडल का गठन होने वाला है। ये सब स्टेट लेवल का खबर उनको नहीं पता होता है कि कौन मुख्यमंत्री बन जाएगा। और ये लोग पहले लोग 1 महीना से ये लोग बता देते थे, ये लोग जो बोलते थे वही आदमी मंत्री बनता था। सेंटर की बात कह रहा हूँ। तो ये लोग सब हाशिए पे हैं। तो इसलिए ये इंडिया गठबंधन पे वीडियो बनाना हमारा थोड़ा सा सोचा कि लोगों को बताऊं कि इंडिया गठबंधन की आखिर सच्चाई क्या है। तो अभी तो एक एक करके इंडिया गठबंधन का भविष्य क्या होगा, स्टेट वाइज हम उसको आकलन करते हैं कि कहाँ पे है इंडिया। बिहार की पॉलिटिक्स में जो इतनी ज्यादा उथल पुथल अभी देखने को मिल रही है भाई, बहुत सारी न्यूज आ रही है, इसके बारे में आप कुछ बताएंगे, कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, बिहार के पॉलिटिक्स में हुआ क्या कि नीतीश कुमार कितनी बार पार्टी बदले हैं उसके बारे में बताने जाऊंगा तो मतलब एक मुझे डाटा याद करना पड़ेगा, जैसे हिस्ट्री के क्वेश्चन पेपर बच्चे याद करते ना वैसे, कि कब किसके साथ चुनाव लड़े, फिर उसके बाद किसके पास भाग गए, फिर कैसे वापस आ गए। ये मतलब ये बताना बड़ा मुश्किल काम है आज के टाइम में। लेकिन हम आज चलते हैं नीतीश कुमार का जो अभी का जो है, जो फिलहाल जो पॉलिटिक्स में जो चल रहा है वो मैं उस पर आकलन करता हूँ, उस पर बताने का प्रयास करता हूँ। अभी क्या हुआ कि जब नीतीश कुमार चुनाव लड़े बीजेपी के साथ मिलकर और उसके बाद उनके दिल में एक इच्छा पहले से रही है कि मैं नरेंद्र मोदी के समकक्ष रहा हूँ सीएम। जब वो सीएम थे तो मैं भी सीएम था, तो वो कैसे पीएम हो सकते, मैं क्यों नहीं हो सकता, मैं तो सुशासन बाबू हूँ। तो इस तरह से उनके दिमाग में पहले से एक होता ना कि बीज लग जाता है तो कभी ना कभी बड़ा तो होगा। आप उसको पानी अपने मन के भावनाओं से देते जा रहे हो तो बढ़ेगा ही। तो उन्होंने क्या किया, लल्लन सिंह को पता है, लल्लन सिंह ने इसको बुलाया। लल्लन सिंह की ना आरजेडी से नज़दीकियाँ थी। उन्होंने बोला कि आप आ जाओ बिहार में और इनके साथ मिल के सरकार बनाओ आरजेडी के साथ, और बाद में तेजस्वी को सीएम बना देंगे, अपने संयोजक बने, पूरे इंडिया में घूमेंगे और एक पार्टी बनाएंगे जो बीजेपी के खिलाफ लड़ सकती है, आप उसके संयोजक हो जाना। नीतीश कुमार के जो, अब देखिए क्या होता है ना कि कई बार क्या होता है कि जो आपकी इच्छा है, आपकी इच्छा के हिसाब से कोई बात कर ले तो आपको वो अच्छा लगेगा। गलत है या सही है, कितना सार्थक है या निरर्थक है, ये सब बाद की बात होती है। जो अपने भावनाओं को, आपके भावनाओं के हिसाब से बात करे तो आपको पहले फेज में आपको अच्छा लगेगा। आप सोचेंगे नहीं, क्योंकि आपके मति पे बोलते हैं ना पर्दा पड़ जाता, तो आप सोचेंगे नहीं कि मतलब अरे क्या हो गया या क्या होगा। तो ललन सिंह की बात उनको जम गई, वो आनंद फानन में उन्होंने, अब देखिए मैंने ये बोला था 2-3 दिन पहले, अब देखिए लोग इस पे वीडियो बना रहे हैं सोशल मीडिया पे। मैंने पहले ही बताया था कि क्या होने वाला है। अब मैं इस वीडियो में जो बातें बताऊंगा ना उससे आपको पता चलेगा जो आगे क्या होने वाला है। तो लल्लन सिंह जो थे वो लेके गए इनको, और लल्लन सिंह के साथ आए, वो ये जाके आरजेडी के साथ ये सीएम बन गया, वो डिप्टी सीएम बन गए तेजस्वी यादव। अब जो इन्होंने पूरा जो इंडिया गठबंधन का जो पहले पीडीए गठबंधन था उसको उन्होंने इंडिया गठबंधन बिहार के जून से चालू हुआ है पूरा उनका, ये नीतीश कुमार का देन है। तो वो एक उनके अंदर था कि अब मैं तो अगर कोई नहीं रहेगा तो संयोजक, क्योंकि मैं ही सबको बांध रहा हूँ एक सूत्र में, तो लोगों के पास कोई रास्ता नहीं होगा, लोग मेरे को ही चुनेंगे। तो उसके बाद क्या हुआ कि नीतीश कुमार जून में वहाँ पे बैठक हुआ बिहार में, लेकिन वहाँ पे केवल अगले बैठक का निर्णय हो पाया, उस कोई संयोजक नहीं, कोई कुछ नहीं। अगले बैठक हुआ कि भाई अब ये हिमाचल में बैठक होगा, बाद में वो डेट टल के कर्नाटक आ गया। कर्नाटक आते आते अब वहाँ पे सिनारियो चेंज हो गया। तब तक जो कांग्रेस बहुत ही डाउन फील कर रही थी, कर्नाटक चुनाव जीत गई।
अब कर्नाटक जब चुनाव जीत गई तो उनको कॉन्फिडेंस, कांग्रेस में तो एक अलग ईगो है, उनको तो 2 सेकंड में कॉन्फिडेंस आता है। वो तो मतलब अगर 1-2 चुनाव जीत जाए तो वो बोलेंगे कि हम तो मतलब अमेरिका के चुनाव जीत सकते हैं। एक केजरीवाल में भी बीमारी है, वो भी अपने को अमेरिका, पहले वो चले गए थे बनारस लड़ने के लिए। तो चलिए छोड़िए उन बात को, तो कांग्रेस का अलग ही ईगो है। तो कांग्रेस जब वहाँ पे कर्नाटक में चुनाव जीत गई, उसके बाद उन्होंने क्या किया, पूरे पोस्टर उन्होंने लगवाया नीतीश कुमार के खिलाफ। जो पुल गिरा होगा आपने देखा होगा, उसके बाद नीतीश कुमार कितना असफल है, वहाँ पे जंगल राज है, इस तरह के पोस्टर लगवाया। और आप लोगों को, जिन लोगों को पता है, सरकार के बिना परमिशन के कोई भी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन पोस्टर लगाने की इजाज़त नहीं दे सकती। और ये पूरे शहर में, कर्नाटक बेंगलोर में लगा। नीतीश कुमार को अच्छा नहीं लगा वहाँ पे। तो एक तो ये, जब वो एयरपोर्ट से उतरे और ये सब कहानी देखा कि भाई चारों तरफ यही पोस्टर लगा हुआ है, तो पहले से नाराज़गी, वहाँ पे कुछ हुआ नहीं। तो वहाँ से बैरन लोग वापस आ गए, लालू यादव भी नाराज हो गए और वो भी चले आए। तो ये इंडिया गठबंधन का खटपट चल रहा है। उसके बाद आए तो उसके बाद मुंबई में भी कुछ नहीं हुआ। बाद में कांग्रेस को लगा कि 3 स्टेट का चुनाव लड़ रहे हैं हम, तो इसमें अगर जीत जाएंगे तो क्यों हम अपने अच्छे से बार्गेनिंग कर सकते हैं। मैंने पहले बोला ना आपको कि त्याग, कौन ज़्यादा सेक्रीफाइस करेगा, ये बड़ा बात है। अगर आप सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार ही नहीं होंगे, सब लोग आप सोचेंगे कि मैं अपना क्यों छोड़ूं, तो फिर गठबंधन होगा कैसे। कहीं ना कहीं से फ्लेक्सिबल तो होना पड़ेगा ना आपको छोड़ने के लिए। तो आप फ्लेक्सिबल होने को तैयार नहीं, आप सोचते दूसरा कोई छोड़े, हम नहीं छोड़ेंगे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। नहीं। उसके बाद ये लोग क्या हुए कि जब ये लोग दिल्ली में आया, दिल्ली में चुनाव हार के कांग्रेस आई, तब उन्होंने बोला कि भाई 6-2 दिसंबर को बैठक होगी। लेकिन तब तक बोलते हैं ना कि समय बहुत निकल गया था। अब गठबंधन को भी पता चल गया उन लोगों को कि कांग्रेस तो चुनाव हार गए, वो भी वेट कर रहे थे, वो भी नहीं अच्छा, ये देखिए एक बहुत बड़ा बात आपको बता रहा हूँ, कोई भी व्यक्ति, कोई भी घटक दल नहीं चाहता कि गठबंधन हो। ये सब केवल दिखाने के लिए इंडिया गठबंधन बनाया है, क्योंकि कोई भी सेक्रीफाइस कर, जो जाते हैं ना मीटिंग में, पहले सोच के जाते हैं कि गठबंधन करना ही नहीं है। वो माइंड में होता है, वो आपको बोलते हैं कि नहीं गठबंधन अच्छा चलेगा, लेकिन वो चाहते नहीं है कि हो। तो कोई भी, पहले सब वेट कर रहे थे कि कांग्रेस हारे। अगर गठबंधन सही दिल से लगा होता तो कोई नहीं चाहता कि कांग्रेस हारे, लेकिन कैसे कांग्रेस हारी, तो सब अपने अपने लेके खड़े हो गए कि नहीं भाई, अब तो 6 दिसंबर को नहीं आएंगे भाई। पहले कांग्रेस वेट करा रही थी कि नहीं हम अभी बताते हैं, मैं टाल मटोल का, वो भी इंतजार कर रहे थे कि 3 में जीत जाएंगे, जैसा कि सर्वे आ रहा था कि ओपिनियन पोल में कि कांग्रेस जो है तीनों जगह जीत सकती है। तो वो अलग ही लोग ईगो में थे, लेकिन हार गए तो उनको झुकना पड़ा वहाँ पे। अब वहाँ पे फिर बाद में 17 तारीख को भाई दिल्ली में मीटिंग हुआ। वहाँ पे देखिए, अब कोई डाइजेस्ट करने को, नीतीश कुमार को एडजस्ट करने को तैयार नहीं है। अगर गठबंधन कर रहे हैं तो आपको एडजस्ट तो करना पड़ेगा। वहाँ पे केजरीवाल और ममता बनर्जी चाल चल गई कि नहीं भाई, नीतीश कुमार को तो आप गठबंधन में रखेंगे नहीं, अब ये खड़गे साहब रहेंगे पीएम कैंडिडेट। नीतीश कुमार को बहुत दुख लगा, और नीतीश कुमार से ज़्यादा दुख तो लालू यादव गिर गए मुंह के बल कि भाई जो सपना देख रहे, बंदा हटे संयोजक बने, जो मेरा लड़का उधर सीएम बने, अब उनका सपना चकनाचूर हो गया लालू यादव का। अब वो चाहते हैं कि किसी तरह से बिहार में नीतीश कुमार निकले और यहाँ पे तेजस्वी की सरकार बने। और ये बताया जाता है कि लल्लन सिंह अपने 14 विधायक के साथ एक किसी होटल में उन्होंने पार्टी किया। वहाँ से कोई बंदा निकला, उन्होंने नीतीश कुमार को खबर दिया कि भाई ये 14 लोग आरजेडी के साथ मिलकर सरकार बना सकते हैं बिहार में। और जो मनोज झा, जो अभी राज्यसभा से एमपी हैं अपना आरजेडी से, उनके जगह पे लल्लन सिंह को आरजेडी की तरफ से इनको राज्यसभा में भेजा जाएगा। ये सारा बैकिंग हो गया था। तब नीतीश कुमार को लगा कि अरे यार, मैं तो बीजेपी से डर रहा था कि आरसीपी सिंह तोड़ सकते हैं, जो लल्लन सिंह ने उनके दिमाग में डाला था। यहाँ तो लल्लन सिंह मेरी पार्टी तोड़ने के कगार पे। तो लल्लन सिंह, ये 29 तारीख को लल्लन सिंह को लेकर 3-4 दिन चला के इस्तीफा दे दिया। वो लोग डिनाई करते रहे। अब मैंने बोला कि इस्तीफा हो चुका है, बस इनको केवल राष्ट्रीय कार्यकारिणी में बताना है। और वही हुआ। न्यूज़ चैनल वाले भी नहीं बोल पा रहे थे, लेकिन मैंने खुल के बोला, क्योंकि मुझे पता किया पटना में, तो पता चल गया कि भाई सारा कहानी तो हो गया है, बस अब ये लोग केवल छुपा रहे हैं अभी, क्योंकि इनको निकलना भी तो है वहाँ से बाहर, चुनाव भी तो लड़ना है। उधर 14 ऐसे सांसद हैं
कि वो चाहते हैं कि बीजेपी के साथ चुनाव लड़े, क्योंकि वो लोग पीएम मोदी के नाम पे फेस पे चुनाव लड़े और जीत के आए। अब वो नहीं चाहते कि दोबारा वो आरजेडी के हिसाब से अगर लड़ेंगे उसके बैनर तले, तो जनता उनको नकार देगी, वो जीत नहीं पाएंगे। चाहे आप, अब एक छोटा सवाल है, आप बोलेंगे कि जातीय समीकरण ऐसा है। जातीय समीकरण तो उत्तर प्रदेश में भी था, मायावती और अखिलेश यादव भी मिल के चुनाव लड़े, तो क्या हुआ? दोनों आदमी हारे। मेरे ख्याल से तो अखिलेश यादव केवल 1 ही सीट जीते और मायावती 5 सीट, बाकी तो बीजेपी जीत के लेके गई। उस समय तो जाती तो ये जो सोचते हैं ना कि 5% जाती 5% मिला के 10 हो जाए, ऐसा होता नहीं है। लोकसभा का चुनाव अलग होता है और लोग जब वोट देते हैं तो सेंट्रल में देखते हैं कि फेस कौन है। आज पीएम मोदी से ज़्यादा भरोसेमंद फेस किसी के पास नहीं है। कोई माने या ना माने, आज जनता उनको कास्ट कम्युनिटी से ऊपर उठ के वोट देती है। अब मोदी तो है गुजरात के, लेकिन आप जाइए बिहार में, लोग अगर कास्ट कम्युनिटी और क्षेत्र पे ध्यान देते तो बिहार में उनको वोट नहीं देते लोग। लेकिन आप जाइए कि 10 आदमी में से कम 6 आदमी ऐसे मिलेगा जो मोदी भक्त मिलेगा। एमपी के चुनाव की बात कर रहा हूँ, क्योंकि असेंबली और एमपी के चुनाव अलग होता है। तो नीतीश कुमार बड़े उसमें पड़े हैं। अब आरजेडी के साथ उनका, अब इंडिया गठबंधन पे आते हैं, आरजेडी के साथ जो 40 सीट का बंटवारा होगा, तो वो तो सोचेंगे कि मेरे को उतना ही सीट मिले जितना कि बीजेपी ने दिया था। और आरजेडी क्यों देगी? क्योंकि एक छोटी सी पार्टी है आज के टाइम में, आरजेडी उनसे बहुत बड़ी पार्टी है। 109 सीट के आसपास वो लोग सारे गठबंधन मिलके माइनस जेडीयू जीते थे, तो वो क्यों इनको देंगे सीट? बीजेपी के साथ टाई अप था, अलग बात था, अब वो चला गया सब चीज़। कांग्रेस भी वहाँ पे बोलेगी कि नहीं मेरे को भी सीट चाहिए, तो वहाँ पे अलग लड़ाई चल रही है, इसलिए गठबंधन वहाँ पे टूटने के कगार पे है। आपको 1-2 महीना के अंदर देखेगा कि बिहार में गठबंधन टूट गया। और ये अंदर आप, मैं तो सुना कि तेजस्वी यादव फॉरेन जा रहे थे, उनको जैसे पता चला कि ललन सिंह को अध्यक्ष पद से हटा दिया गया या जो भी इस्तीफा ले लिया गया, वो भाग के चले आए। तो ये सब चीज़ें जो चल रही है बिहार में, और 1-2 दिन में आपको पता चलेगा कि बिहार में कहाँ पे कौन कौन खड़ा है, कैसे खड़ा है। सब लोग सोलो जाएंगे कि सब लोग एक साथ जाएंगे? और महाराष्ट्र में ये जो आजकल देखने को मिल रहा है कि संजय राउत और संजय निरुपम में जो बहस चल रही है ना, ये थोड़ी सी वो लग रही है। आप इसके बारे में कुछ डिटेल करिए। देखिए, महाराष्ट्र का क्या है कि एमपी का जो सीट है पूरा, मेरे ख्याल से अगर गलत हो तो करेक्ट कीजिएगा, 48 सीट है। अब 48 सीट में संजय राउत और शिवसेना बोल रही है कि हमें 23 सीट चाहिए। अब 48 सीट में सब लोग 23 चाहिए, तो इस तरह तो एक मतलब कांग्रेस की लीडर, एनसीपी के लीडर हैं, उन्होंने बोला इस तरह तो 77 सीट होना चाहिए महाराष्ट्र में, क्योंकि सब लोग को बराबर ही सीट चाहिए। अगर 23 सीट सबको चाहिए तो देख लीजिए ऐसे ही हो रहा है, मतलब 46 हो जाएगा और 20 जोड़ दिए तो मतलब 70-76 के अलावा ऊपर सीट चला जाएगा एमपी का। तो अब संजय निरुपम ने बोला कि अगर शिवसेना ऐसा बोल रही है कि उसको 23 सीट चाहिए तो वो सोचना चाहिए। अच्छा, ये ध्यान से सुनिएगा, यही संजय निरुपम पहले बोल रहे थे कि असली शिवसेना उद्धव ठाकरे के गुट का है, जो शिंदे साहब के साथ गया वो शिवसेना असली नहीं है। अब वो क्या बोल रहे हैं कि देखिए, जब भी पॉलिटिक्स में क्या होता है ना, ये सब गेम है पावर का और समय का। समय बड़ा बलवान होता है, और स्वार्थ का। स्वार्थ कितना मेरा साथ सकता हूँ। अब संजय निरुपम देख रहे हैं कि भाई सीट शेयरिंग में इनको ठिकाने लगाना पड़ेगा, तो वो क्या बोल रहे हैं कि भाई अब ये शिवसेना जो है वो शिवसेना नहीं है। सारे जो एमपी और शिवसेना असली तो चला गया शिंदे साहब के साथ, तो 23 सीट तो इनको चुनाव लड़ाने के लिए एमपी के कैंडिडेट नहीं मिलेंगे। मतलब इतनी बड़ी बात। अब इस पे संजय जो राउत हैं वो अलग बोल रहे हैं ये छुटभैया नेता क्या है। अब जो है जानता होगा, वो जानता होगा कि संजय निरुपम कोई छुटभैया नेता नहीं है। तो अगर संजय राउत वो बोल रहे हैं कि हमारे राहुल गांधी से बात हो गई है, राहुल गांधी के लेवल का बात चल रहा है, उसमें हो रहा है, और ये भी बताया जा रहा है कि राहुल गांधी की मीटिंग हुई जिसमें कि जो वासनिक हैं, मोहन प्रकाश हैं, खड़गे साहब हैं, अधीर रंजन चौधरी हैं, इन लोगों ने मिलकर मीटिंग किया। उसका जो रिजल्ट आया ढाक के 3 पार। क्योंकि कोई भी ऐसा बोल रहा है कि भाई अगर तुम उसको सीट दे दोगे तो तुमको क्या फ़ायदा होने वाला है, अगर आप मान लो सेक्रीफाइस करोगे आज के। अब संजय के अब यहाँ पे कांग्रेस के साथ परेशानी क्या है
कि मान लीजिए आपने सीट छोड़ दिया और आपके गठबंधन जीत भी गई, तो आप तो कमज़ोर हो गए ना भाई। आपने अब तो वो अगर एक बार जीत गए तो आपको अगली बार तो सीट ऐसा देंगे नहीं कि भैया इस बार लड़ रहे हैं तो उस बार मेरे को ज़्यादा देना, क्योंकि अब गठबंधन जो है जो बीजेपी और शिवसेना का इसीलिए महाराष्ट्र में टूट गया, क्योंकि वो बोल रहे थे कि आधा आधा टाइम का सीएम होना चाहिए, और वो मना कर रहे थे कि ऐसा नहीं है बीजेपी वाले। तो अगर इस समय जो मिल रहा है वही सच्चाई है, तो अगर मान लीजिए अगले सालों बोले तो कौन मानने वाला है, क्यों वो तो जीत चुके हैं। तो इसलिए यहाँ पे कांग्रेस कभी भी ये नहीं चाहेगी कि सीट के जो संख्या है उस पर कहीं भी कंप्रोमाइज़ किया जाए या कहीं भी उनको ज़्यादा दिया जाए और सेक्रीफाइस किया जाए। तो इसलिए वो जो भी बोले उस पर वो लोग 16 ही जाएंगे। ऐसा मुझे लग रहा है कि यहाँ भी 1-2 महीने में आपको पता चल जाएगा, 1 महीना ज़्यादा नहीं। अभी तो देखिए सिर्फ फोटोकॉल चालू हुए, एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप चालू हो गया है। वो एनसीपी वाले भी बोल रहे हैं कि शिवसेना को क्यों इतना सीट देना चाहिए, उनके पास लड़ने के लिए कैंडिडेट भी नहीं है। तो सारे लोग का एक जो चीज़ बोलते हैं ना कि हर लोग चाहता है कि अपना सीट नहीं छोड़ना, तो वहाँ भी आपको 1 महीने में ही पता चलेगा कि कौन कितना पानी में है। ये मैं महाराष्ट्र का भी बता रहा हूँ, ये गठबंधन वहाँ भी टूटने वाली है। अब आती है, आपने जो पूछा था ना कि बंगाल में भी चल रहा है, तो बंगाल में भी ममता बनर्जी ने क्या बोला? ममता बनर्जी ने बोल दिया कि हम तो भाई यहाँ पे सबसे पावरफुल है और हमारे जो भी सीट देंगे हम अपने हिसाब से देंगे, हम अपने अकेले लड़ेंगे, हम किसी को नहीं देने जा रहे हैं। इधर वामपंथी दल बोल रहे हैं कि हम तो अकेले लड़ेंगे। अधीर रंजन चौधरी शुरू से ही ममता बनर्जी का विरोधी हैं, तो बोल ही रहे हैं शुरू से कि भाई ममता बनर्जी के साथ हम लड़के हमें कोई फ़ायदा नहीं होगा, हम सेक्रीफाइस करेंगे तो ममता बनर्जी सामने वाले को मजबूत करेंगे, हमें तो कुछ मिलने वाला है नहीं। तो इस तरह से कांग्रेस वहाँ भी 16 ही जाएगी, और वामपंथी वाले पहले ही अलाउ कर दिए, वामपंथी दल ने कि भाई हम तो अकेले लड़ेंगे, और ममता बनर्जी ने। तो आप 3 स्टेट देख लीजिए, बिहार, महाराष्ट्र और बंगाल, तीनों जगह कांग्रेस कहीं भी, कांग्रेस या बोल सकते हैं इंडिया गठबंधन कहीं भी नहीं टिकने वाली है। आप पंजाब और दिल्ली में भी देख लीजिए कि केजरीवाल कहीं भी इनको सीट देने वाले हैं नहीं। तो जब ये 4-5 जगहों पर जो गठबंधन है या जो भी वहाँ के क्षेत्रीय दल हैं, वो अगर कांग्रेस को सीट नहीं देगी, तो जहाँ पे कांग्रेस फ्रंट फुट पे लड़ रही है या बीजेपी के साथ फेस टू फेस फाइट है, सोलो फाइट है, वहाँ पे कांग्रेस क्यों इनको सीट देगी, क्यों दे देगी? इसीलिए आपने देखा होगा असेंबली चुनाव में जो अखिलेश यादव और जो कमलनाथ के बीच में इतना कटु जो बातों का आदान प्रदान हुआ, इसके वजह से ही हुआ, क्योंकि अखिलेश यादव को सीट चाहिए था, कांग्रेस वहाँ देना नहीं चाहती थी। कांग्रेस वहाँ पे बड़ी पार्टी है तो वो देना नहीं चाहती, तो अब अखिलेश यादव क्यों देंगे उत्तर प्रदेश में उनको सीट? और अगर दे भी देंगे तो एक और चीज़ इसमें देखिए कि कोई भी वोट शेयर किसी से कन्वर्ट नहीं होता। मतलब आपका जरूरी नहीं कि समाजवादी पार्टी का वोट है वो अगर कांग्रेस में ट्रांसफ़र हो जाए तो कांग्रेस का वोट शेयर समाजवादी में ट्रांसफ़र हो जाए, ये भी एक अलग अलग गुणा है, जोरी नहीं है। नहीं तो ऐसा होता तो मायावती का वोट शेयर समाजवादी पार्टी के साथ ट्रांसफ़र हो सकता था। समाजवादी पार्टी का वोट शेयर तो मायावती के साथ ट्रांसफ़र हुआ, लेकिन मायावती का वोट शेयर समाजवादी पार्टी के साथ ट्रांसफ़र नहीं हुआ। वो जानते थे कि मुलायम सिंह ने उनके साथ क्या किया है, इसलिए वो ट्रांसफ़र नहीं हुआ। इसलिए मायावती के 5 सांसद हो गए और अखिलेश यादव का एक ही जीत पाए। तो ऐसा है, तो इस तरीके से सारा गणित चलता है। कोई ऐसा नहीं है कि आपने 5% 10% मिला लिया उसके बाद वो लोग जीत जाते हैं, ऐसा है नहीं। तो चुनाव में सपोर्ट करना, चुनाव में गठबंधन बनाना और जातीय समीकरण को लेकर चलना और उस हिसाब से सोचना कि चुनाव में जिस तरह से समीकरण या जातीय गठबंधन हो रहा है उस हिसाब से एक जातीय का वोट दूसरे जातीय में ट्रांसफ़र होंगे, दोनों अलग अलग बात है। दूसरी बात एक और आती है कि किसी आदमी को वोट टिकट देना, मान लीजिए सपोज कीजिए ममता बनर्जी ने कांग्रेस को टिकट दे दिया, तो क्या ममता बनर्जी वो प्रयास करेगी कि कांग्रेस अपनी सीट को निकाल सके या जीत सके? ये दोनों अलग बातें हैं। टिकट देना और सीट जिताना दोनों अलग अलग बातें हैं। कोई भी दल जो क्षेत्रीय दल है वो नहीं चाहेगा कि उस क्षेत्र में दूसरा दल पैर अपना पसारे या मजबूत हो।
ये ऐसा किंवदंती है या ऐसा एक फैक्टर है जो हमेशा से इंसान को सोचना चाहिए कि अगर आप सोच रहे हैं कि गठबंधन ऐसा हो जाए, चार पत्रकार मिलकर, देखिए मैं विनोद शर्मा, उनका नाम मैं भूल गया था, विनोद शर्मा, वो ऐसे पत्रकार जो मैंने देख रहा था सत्य हिंदी में, तो उसमें वो ये, और सत्य हिंदी नहीं, एबीपी न्यूज़ पे भी देख रहा था, संदीप चौधरी की शो आ रहा था, उसमें भी वो सेम बात बोल रहे थे कि आपको थोड़ा टाइम देना चाहिए, आप ये मत सोचिए कि गठबंधन नहीं होगा। मतलब वो तो ऐसा सोच रहे थे कि पूरा जो इंडिया गठबंधन का कन्वेनर वही है, विनोद शर्मा है। अब कितना टाइम मिलना चाहिए? 2 महीने के बाद चुनाव प्रचार अभी शुरू हो जाएगा, लेकिन ये देखा जाए तो अभी से चुनाव प्रचार चालू है। अयोध्या में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो रोड शो हुआ, एक तरह से यूपी में चुनाव का प्रचार या आगाज शुरू हो चुका है। आपका मैंने ये भी सुना कि वहाँ पे बूथ लेवल पे सारा सेटिंग और सारा बातें बीजेपी ने तैयारी कर चुका है। तो अब आप अभी तक ये निर्णय नहीं कर पाए जो किसके सीट पे कौन शेयर करेगा, किसको कितनी सीट देनी है। तो अब ये ऐसे पत्रकार जो पता नहीं किस मानसिक चीज़ों से ग्रस्त है कि उनको ये चीज़ दिखता नहीं है या देखने का प्रयास नहीं करते। उनको दिख रहा है कि 3 राज्यों में कांग्रेस की बुरी तरह हार हुई है, और मैं हमेशा से बोलता रहा हूँ कि 3 राज्य में बीजेपी अगर हार भी जाती तो एमपी का चुनाव अलग होता है। मैं आज भी बोल रहा हूँ जबकि बीजेपी जीत गई है कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एमपी का चुनाव और बाकी असेंबली सीट के चुनाव दोनों अलग अलग होता है। मैं 2014 के पहले की बात नहीं बोल रहा, मैं 2014 के बाद, क्योंकि जब भी नरेंद्र मोदी जब चुनाव लड़ते हैं, अपने लिए वोट मांगते हैं, तो एमपी के चुनाव का जो वोट परसेंटेज होता है 7 से 8% जो असेंबली में पाया हुआ सीट होता है उससे बढ़ जाता है। आप कोई भी बोलेगा अरे यार आप देखिए कि अभी तो बीजेपी को जो भी 3 राज्यों में चुनाव हुआ, कांग्रेस ऐसा प्रचार कर रही है कि 40% हमें भी वोट मिला है। लेकिन आप असेंबली से असेंबली चुनाव का कंपैरिजन कर सकते हैं, एमपी के चुनाव से नहीं। 2019 में कांग्रेस पार्टी को इन 3 राज्यों में जो लोकसभा का चुनाव हुआ था उसमें कितना प्रतिशत वोट मिला था, उस हिसाब से तुलना करना पड़ेगा। आप जो जैसा सोच रहे हैं वैसा होता नहीं है। मैं हमेशा बोलता हूं कि लोकसभा का चुनाव और विधानसभा का चुनाव अलग होता है। मैं जीतने के पहले भी बोल रहा था, लेकिन अगर मान लीजिए कि कांग्रेस जीत जाती तो जो आज वो लोग मान रहे हैं कि लोकसभा का चुनाव और विधानसभा का चुनाव अलग होता है, वो तभी बोलते हैं कि देखो मोदी का हवा खत्म हो गया। फिर भी मैं उनकी बात को ही लेके चलता हूं। अगर मान लीजिए कि उनका चुनाव, अगर मान लीजिए कि आज जो बोल रहे हैं कि असेंबली का चुनाव अलग होता है, लोकसभा का चुनाव अलग होता है, उसमें हम लोग नरेंद्र मोदी को हरा सकते हैं, उन्हीं के हिसाब से अगर असेंबली का चुनाव अलग होता है, लोकसभा का चुनाव अलग होता है, यही मान के चल रहे हो आप, तो ये भी मान के आप चलो कि जो लोकसभा का चुनाव है उसमें नरेंद्र मोदी अपने फेस पे लड़ेंगे। जो पहले दूसरे के लिए वोट मांग रहे थे वो अब अपने लिए वोट मांगेंगे। जब वो पूरे राज्य के लोग ये जानते हैं कि नरेंद्र मोदी पीएम का पद छोड़ के किसी राज्य का सीएम नहीं होने वाले हैं, लेकिन वो इतना विश्वास करके वोट देते हैं कि अभी जो भी सीएम बनेगा वो डायरेक्टली नरेंद्र मोदी देखेंगे, और केवल इसी विश्वास के तहत उन लोगों ने वोट दिया और बीजेपी जीत गई। तो आप मानिए कि जब वो खुद से चुनाव लड़ेंगे, खुद के लिए वोट मांगेंगे, तो नज़रिया क्या होगा। ये ऐसे ही जो पत्रकार हैं जो हमेशा से ऐसे बैठे रहते हैं एसी कमरों में, पहले जो उनकी अपनी पहुंच थी, पकड़ थी, जिस तरह से ये सरकार में अपना चलाते थे, वो सिनारियो चेंज हो गया है। ये कभी आपने नहीं देखा होगा किसी पत्रकार को कि गांव-गांव में, ऐसे पत्रकार की बात कर रहा हूँ, जाता होगा। बहुत इक्का दुक्का लोग जाते होंगे। पुण्य परसुन वाजपेयी को देख लीजिए, उनके जितने भी, मैंने लोकसभा जो असेंबली का चुनाव था, पहले तो आप उठाइए लोकसभा का चुनाव, जाके यूट्यूब पे उनका चैनल है वो देखिए,
जब लोकसभा का चुनाव था तो उन्होंने 7 फेज में बताया था, यहाँ बीजेपी हार रही है, यहाँ हार रही है, यहाँ हार रही है, अब हार रही है, अब हार रही है, अब हार रही है। और सारा नेस्तनाबूत हो गया। उनका पूरा जो आकलन था वो अपने को, माने दुनिया का सबसे बड़ा पत्रकार वो अपने समझते हो, लेकिन उनका सारा आकलन फेल हो गया। उसके बाद 2022 में जब विधानसभा यूपी के चुनाव हुआ, तब भी वो सारे फेज में बोल रहे हैं कि जाट लैंड है, जाट बहुत विरोधी हो चुके हैं, किसान आंदोलन की वजह से नाराज हैं वहाँ। तो अब पहले फेज में तो पहले दूसरे फेज में ही बीजेपी का सफाया हो गया, सुपड़ा साफ हो गया। अभी भी उनका वीडियो होगा, यूट्यूब पे जाके देख सकते हैं। ऐसे पत्रकार जो ये उनको ये आकलन करने में ये दिक्कत होती है या वो समझ नहीं पाते, मुझे तो लग रहा है पत्रकारिता छोड़ देना चाहिए। जब वो पत्रकार का काम क्या है, जनता की नब्ज को समझना। अगर तुम जनता की नब्ज को समझने में असमर्थ हो, तुमको समझ में नहीं आ रहा कि जनता क्या सोच रही है, और उसके बाद तुम अपना जितना भी आकलन कर रहे हो और उसके बाद गलत होने के बाद भी आप दूसरे से बोलते हैं कि माफ़ी नहीं मांगना चाहिए। मान लीजिए किसी कोई नेता अगर मान लीजिए कोई चीज़ पे कोई मुद्दे पे उसने वादा किया हो और वो वादा पूरा ना करता हो, तो ऐसे पत्रकार दिन भर उनको बोलेंगे कि भाई वो क्यों नहीं माफ़ी मांग रहे हैं, उन्होंने ऐसा बोला था। अरे भाई, तुम अपना वीडियो उठा के देखो, तुमने कितनी बार गलत बोला, उसके लिए एक बार भी आके बोला क्या कि नहीं मेरा आकलन यहाँ गलत हो रहा है, मैं माफ़ी मांगता हूँ। सार्वजनिक रूप से एक वीडियो बनाना चाहिए केवल माफ़ीनामा के ऊपर, क्योंकि आप जो एजेंडा बनाने का प्रयास करते हो वो चलता नहीं है। क्यों एजेंडा चलता नहीं है? क्योंकि आप बैठे रहते हो एसी कमरे में, आपको जनता से कोई मतलब नहीं है। आपको जो पैसा अगर मिलता होगा, जो भी आपको बोला जाता होगा, उस हिसाब से आप वीडियो बना देते हो जाता है फेल। क्योंकि आजकल पत्रकारिता भी वैसे नहीं रह गई है कि जो सही तरीके से चीज़ों को संभाले। एक आम यूट्यूबर सही तरीके से आकलन करके, कहिए यूट्यूबर है जो बता दिए कितना % वोट होगा। और मैं आपको बता रहा हूँ, मैं तो इस पर वीडियो नहीं बनाया, मैं इस पर कितनी शर्त जीत चुका हूँ कि मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि मैं कभी भी ये जो अपना जो भी आकलन मैं जाके ज़मीन पे नहीं किया। लेकिन इतना ज़रूर है कि मैं जहाँ भी चुनाव होता है, जिस स्टेट में चुनाव होता है, तो मैं 10-20 आदमी को फ़ोन ज़रूर करता हूँ जिसको मैं जानता हूँ, और थोड़ा मोड़ा हवा मिल जाता है। 10 आदमी को फ़ोन करेंगे और 10 आदमी से फ़ोन वाला में से अगर 7 आदमी बोल रहा है किसी और को वोट देने के लिए, तो आपको आइडिया हो जाएगा 5 भी तो देगा, 50% हो गया। आज के टाइम में 50% वोट कम थोड़े ना होता है। तो इस हिसाब से लोग आकलन कर रहे हैं। लेकिन अगर आप एक चश्मे के तहत नैरेटिव चलाने का प्रयास करते हो पत्रकारिता छोड़कर, तो आप कभी भी सफल नहीं होंगे। तो विनोद जो शर्मा है इसी कैटेगरी में आते हैं। ऐसे ही आप अजीत अंजुम को ले लीजिए, ऐसे आप ले लीजिए विशाल शर्मा को ले लीजिए। ये जितने वीडियो बनाते हैं आप उठा के देखिए, दूसरी वीडियो को वो खुद ही कंट्राडिक्ट करते हैं, वो सही साबित ही नहीं होते। और एक और चीज़ है, पूरा इनकी यूट्यूब पर कमाई नरेंद्र मोदी के नाम पे है। आपका इनका थंबनेल उठा लीजिए, जितने भी पत्रकार हैं, बिना मोदी के ये लोग का वीडियो 1 पैसा भी नहीं चलेगा। मोदी जी के नाम पे ही कमाते हैं, मोदी के नाम का ही थंबनेल बनाते हैं, मोदी जी के नाम फोटो पीछे लगा के वीडियो बनाते हैं और दिन भर मोदी जी को हराते हैं, मोदी जी का हवा ख़त्म करते हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन ऐसे पत्रकारों को मैं इसलिए बोलता हूँ कि ये लोग को कोई या तो ज्ञान नहीं है, या ये अलग तरीके से दुनिया देखते हैं, पता नहीं कौन से ख्वाब में रहते हैं, तो वही जानते हैं। तो मेरे हिसाब से जो भी जो एक सीधी सी बात है, आप एक आम जनता समझ सकती है कि अगर मैं अब मान लीजिए आपके पास 1 किलो लड्डू है और सबके हिस्से में 4-4 है, तो मैं अपना लड्डू, जब सब लोग बोल रहे हैं मैं दूंगा ही नहीं अपना लड्डू किसी को, एक भी नहीं दूंगा, तो आप अपना लड्डू क्यों किसी को दोगे? मतलब ही नहीं देने का। जब आप देख रहे हो उनके पास 4 लड्डू हो, उसमें से वो नहीं दे रहे, तो मैं उनको 4 लड्डू क्यों दूंगा? ये मतलब ये रॉकेट साइंस नहीं, समझने की चीज़ है कि आप अगर कहीं सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार नहीं हो, तो कोई आपके लिए भी सेक्रीफाइस नहीं किया। मैं पहले एक बार वीडियो बनाया था, उसमें बताया था कि 3 चीज़ें हैं जिससे कि ये गठबंधन कभी नहीं हो सकता। पहला कि बिल्ली के गले में घंटी बांधेगा कौन, मतलब कौन आदमी किसके लिए सेक्रीफाइस करेगा? कोई नहीं। दूसरा कि अगर दूसरा आदमी किसी आदमी के लिए वोट दे रहा है, अगर सीट दे रहा है, तो क्या वो ट्रांसफ़र हो सकता है क्या? मान लीजिए समाजवादी पार्टी और मायावती ने मिल के चुनाव लड़ा,
तो क्या मायावती का वोट जो है समाजवादी पार्टी को ट्रांसफ़र हो गया, या समाजवादी पार्टी का पूरा वोट जो है बीएसपी को ट्रांसफ़र हुआ? नहीं हुआ। अगर ऐसा हुआ होता तो जीत सकते थे। तो आप जैसे भी आकलन अपने हिसाब से कर लें, वो ट्रांसफ़र होना एक अलग बात है। दूसरा एक और चीज़ मैंने बताया था कि अगर आप किसी को सीट देते हो तो आप ये भी नहीं चाहते कि वो बंदा जीत जाए। मतलब पूरी मन से आपने सीट तो दे दिया, भाई गठबंधन है, लेकिन आप नहीं चाहते जीते। आप नहीं चाहते कि वो पार्टी मजबूत हो। तो कोई भी पार्टी, क्या अखिलेश यादव चाहेंगे कि यूपी के जो रण क्षेत्र हैं उसमें कोई भी पार्टी समाजवादी पार्टी के अलावा मजबूत हो? कल को वो मजबूत होगा तो मान लीजिए कि जो मुस्लिम वोट है वो वोट अगर डिवाइड हो जाएंगे कांग्रेस में या मायावती में या कोई और पार्टी में, तो इससे घाटा किसको होगा? बीजेपी को तो होगा नहीं, क्योंकि बीजेपी को तो वोट देते नहीं वो। तो घाटा होगा जो अगेंस्ट बीजेपी के लड़ रहे हैं, तो उसमें वोट बटेगा। तो क्यों अखिलेश यादव चाहेंगे कि उनकी पार्टी के अलावा उस स्टेट में कोई और पार्टी मजबूत हो? तो उनका तो अपना क्लियर है, वहाँ पे तो कोई इतना गठबंधन नहीं है। अखिलेश यादव इनमें विमेन सिचुएशन में है, वो अकेले चुनाव लड़ रहे हैं। इस समय मायावती की स्थिति वो नहीं है जो पहले थी। ठीक है, सबसे ज़्यादा दिक्कत 3 राज्यों में है, और वो है बिहार, महाराष्ट्र और बंगाल। ये बंगाल में ये टूटने ही वाला है गठबंधन, क्योंकि कोई भी सोलो नहीं है। भाई ममता बनर्जी जो जीती थी उसमें कांग्रेस और जो वामपंथी दलों का वोट शेयर है वो पूरा ट्रांसफ़र हो गया था। इसलिए ममता बनर्जी का वोट शेयर अचानक से 50 के ऊपर चला गया, जबकि बीजेपी का वोट शेयर कम नहीं हुआ था। इसलिए भी जो ममता बनर्जी थी उनका सीट ज़्यादा मिला था असेंबली में। इसी तरह हर जगह होने वाला है। आप कर्नाटक में जाइए, कर्नाटक का चुनाव भी ऐसे ही हुआ। बीजेपी का वोट शेयर नहीं गिरा, लेकिन जो जेडीएस का वोट था वो ट्रांसफ़र हो गया किस में? कांग्रेस पार्टी में, जिसकी वजह से उनका वोट शेयर बढ़ गया और जो जीत गए। ऐसा हर जगह होगा नहीं। तो सवाल ये उठता है कि अगर ऐसा होगा नहीं तो आप किस बनिस्बत पे चुनाव लड़ना चाहते हो? कोई भी व्यक्ति अगर ये सोचे कि वो चुनाव लड़ रहा है और दूसरा उसके लिए सेक्रीफाइस करे, तो उसके ज़्यादा बेवकूफ़ आदमी मैंने दुनिया में आज तक नहीं देखा। और ऐसे पत्रकार जो दिन भर ऐसे यूट्यूब पे वीडियो बना बना के ऐसे डाल रहे हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा कि वो कांग्रेस के शुभचिंतक नहीं है। वो कांग्रेस को कहीं ना कहीं एक स्वप्न में एक होता है ना कि निंदक ना नियरे राखिए आंगन खुटी छबाए। उसका मतलब ये होता है कि हमेशा अपने ऐसे व्यक्ति को रखिए जो आपकी निंदा करने से डरे नहीं। ऐसा नहीं कि हमेशा निंदा करता रहे, लेकिन आपकी गलतियों पे आपकी निंदा करता रहे। ऐसा नहीं कि हमेशा आपको नहीं आप तो सही कर रहे हो, आप तो सही कर रहे हो। तो बंदा वो सोया रहेगा सपने में और कभी नहीं उठेगा, और उसके नीचे से पूरी की पूरी ज़मीन सरक जाएगी। अब मैं आपको बोल रहा हूँ उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की जो हालत है, जैसे कांग्रेस आपने देखा था कि 2014 के चुनाव में स्मृति ईरानी हार गई थी और राहुल गांधी जीत गए थे। उसका कारण ये नहीं था कि राहुल गांधी जीत सकते थे, उसका कारण ये था कि मुलायम सिंह यादव और बीएसपी ने वो सीट को छोड़ दिया था। इसकी वजह से जो उनका वोट शेयर है वो ट्रांसफ़र पूरा का पूरा राहुल गांधी को हुआ, जिसकी वजह से वहाँ पे कांग्रेस जीत गई। लेकिन 2019 में ऐसा हुआ नहीं, और आगे से भी ऐसा होने वाला नहीं है। तो सोनिया गांधी को भी बरेली से जीतने का मतलब ये था कि वहाँ पे बीजेपी भी लड़ी नहीं ठीक से। लेकिन अब जो मसला आएगा, जब 2024 का चुनाव होगा, तो वहाँ पे कुछ अलग ही फाइट होने वाला है। अब आप चाहे जितना चढ़ाने के लिए बोल दो कि प्रियंका गांधी को जाके बनारस से लड़ लेना चाहिए, ऐसे लोग ही हैं जो गांधी फैमिली के दुश्मन हैं। वो चाहते हैं गांधी फैमिली पूरी तरह से बर्बाद हो जाए। मैं तो ऐसे पत्रकारों को मानता हूँ जो ये मानते हो कि जाके मतलब उसको बोलता है सुसाइडल अटेम्प्ट, कि आप जाके कहीं भी चुनाव करते हो, आप जाके वैसे जगह चुनाव लड़ोगे जहाँ पे आप मतलब आपको भी यकीन नहीं होगा कि आपको वोट मिलेगा। बनारस जैसे जगह पे किसी को जीतना मतलब सपने में भी सोचना भी गलत है।
कि वहाँ से आप प्रियंका गांधी को बोलोगे लड़ा दो, तो मतलब ये तो उनके जो राजनीतिक कैरियर अभी उठा नहीं, वो समाप्त करने पे लोग लगे हैं। तो कांग्रेस का हाल और पूरे इंडिया गठबंधन का ऐसे ही है, पशुपेश में है। ये लोग कोई भी गठबंधन इसलिए नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि सबके अपने स्वार्थ हैं। कोई भी नहीं चाहता कि अपने स्वार्थ से आगे किसी के लिए कंप्रोमाइज़ करे। कोई भी नहीं चाहता कि अपने लिए किसी को, अब दूसरे के लिए अपना सीट छोड़ें। तो जब ऐसा कोई नहीं चाहता तो कहाँ से होगा? ऐसी वजह से नीतीश कुमार को आगे बोलना पड़ा कि कांग्रेस को सोचना होगा कि इंडिया गठबंधन के लिए वही सीरियस नहीं है। अगर सीरियस होती तो फिर मतलब इनडायरेक्टली बोलना कि संयोजक उनको बनाया जाता, कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो कांग्रेस को ही घाटा होगा। और ये सब बोलने की बात होती है, हर पार्टी को घाटा होने वाला है। इसी लड़ाई में आपको दो आदमी के तो दो ऐसे पॉलिटिकल पार्टी हैं, मैं कांग्रेस को नहीं बोल रहा हूँ और न ही मैं किसी और समाजवादी पार्टी को, मैं कह रहा हूँ दो ही ऐसे पार्टी है और उनके लीडर हैं जिनके पूरा का पूरा भविष्य दांव पे लगा है। वो पहला है नीतीश कुमार जो बिहार में, उनकी पार्टी मुझे लग रहा है 2024 के बाद अगर बच गई पार्टी, अगर नीतीश कुमार बुरी तरह से गायब नहीं हो गए तो मेरे को इसी वीडियो में कमेंट करके बोलिएगा। दूसरा, उद्धव ठाकरे की पार्टी का भी भविष्य बहुत ही मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि सस्पिशियस हो गया है। उनकी भी पार्टी का जो भविष्य है वो खतरे में है। इसका कारण ये है कि अब महाअघाड़ी में उनको सीट के लिए बहुत लड़ाई करना पड़ेगा। उनको सीट उस तरह नहीं मिलेगा जिस तरह से बीजेपी से लिए है। अगर एमपी में ये हालत है तो असेंबली सीट में जब बंटवारा होगा तो सोचिए कितना माथापच्ची होगा। बीजेपी के लिए है कि कोई भी कुछ भी बोले, बीजेपी ने जितना शिवसेना को दिया है उतना वो करके कि भाई आप शिंदे सेना हो या अजीत गुट हो, आपस में आप लोग बांट लो, क्योंकि बीजेपी एक बड़ी पार्टी हो गई है और वो बोलेगी मैं उतना ही सीट, अगर वो जितना शिवसेना उद्धव ठाकरे को दी थी उतना दे देगी और उससे वो लोग मैनेज करने को हो सकते हैं। लेकिन जिस व्यक्ति को पहले से ही ज़्यादा सीट मिला है और उसका अब उसके पास वो पावर नहीं दिख रहा है तो कोई भी पार्टी इसको सीट नहीं देगी। तो मान लीजिए 2000 के बाद अगर चुनाव लड़ गया और अगर गठबंधन में सीट भी कम मिला तो आप सोचिए कि शिवसेना और सिमट के छोटी हो जाएगी। अगर गठबंधन में रही और कंप्रोमाइज़ करना पड़ा तो, और अगर अलग होकर लड़ी तो जो बीजेपी का कोर वोट और शिवसेना का कोर वोट एक ही है। तो अब जो लोग बीजेपी के साथ चले गए, जो भी शिवसेना के वोट थे वो शिंदे सेना के साथ, जो कि हार्डकोर हिंदुत्व में बिलीव करते थे, अगर उनके साथ चले गए तो आप सोचिए कि आप उद्धव ठाकरे के शिवसेना को वोट देने जाएगा कौन? ये एक ऐसा सवाल है कि ये आज उद्धव ठाकरे को समझ में आ रहा होगा कि मैंने कितनी बड़ी गलती की है। मेरे हिसाब से अभी भी अगर वो चाहे, पता नहीं, मैं तो नहीं बोल सकता क्योंकि मैं तो कि उनका बीजेपी के साथ जाना उनके लिए सही रहेगा और वो शायद उनके साथ बैठ भी, उनके साथ उतना खटास नहीं है जो नीतीश कुमार के साथ रहा है, क्योंकि पहली बार वो छोड़ के गए हैं। संजय राउत के बयान से थोड़ा बीजेपी वाले लोग नापसंद होते हैं, लेकिन उद्धव ठाकरे का उस तरह से उतना बयान नहीं है, लेकिन उस तरह से नहीं है कि ऐसा बैठ के राजनीति में बैठ के उस मसले को मतलब उसको सही सॉल्व न कर लिया जाए। लेकिन नीतीश कुमार के साथ नहीं हो सकता। तो अभी दो आदमी का तो भविष्य है खतरे में, एक तो शिवसेना उद्धव ठाकरे का और नीतीश कुमार का। ये तो इंडिया गठबंधन टूटे या ना टूटे वो अलग बात हो गई। इंडिया गठबंधन तो हर जगह 1 महीने में टूट जाएगी, लेकिन टूटने के बावजूद भी ये दो ऐसे पार्टी या नेता हैं जिनका भविष्य है बहुत ही अंधकार में मुझे दिखाई दे रहा है। अगर किसी को भी ऐसा लग रहा है कि मेरी बात गलत है तो इस वीडियो को सेव करके रखना और चुनाव के बाद या चुनाव के पहले आप मेरे को बताना कि आप गलत थे। कोई भी पत्रकार कुछ भी बोले, लेकिन यही सच्चाई है कि अब महाराष्ट्र एक अलग लेवल पे जाकर चुनाव लड़ेंगे और एक अलग लड़ाई होगी। तो इसलिए दोनों पार्टियों का, जैसे आप देखिए वामपंथी दल है वो बंगाल से गायब होता जा रहा है, वैसे ही
आप इन दोनों स्टेट में दोनों पार्टियों को देखेंगे गायब होता जाएगा, अगर सही समय पे नहीं जागे। नीतीश कुमार के पास मैंने ऑप्शन बताया था, वो भी बच सकते हैं अगर वो बीजेपी के साथ जाएं और बोले कि सीएम किसी और को बना दो और मुझे कहीं गवर्नर बना के भेज दो, तो शायद उनकी राजनीतिक जो है किसी और को बना के और वहाँ से वो कमांड कर सकते हो, तो उनको बच सकता है। वैसे ही उद्धव ठाकरे के लिए बाकी मुझे और कोई रास्ता नहीं दिखता, क्योंकि वो गठबंधन में रह कर भी उनके लिए बीजेपी के साथ रह के चुनाव लड़ना ज़्यादा, मुझे लग रहा है कि ज़्यादा खतरनाक है या ज़्यादा जोखिम भरा है। आप ज़रूर बताइएगा इस वीडियो में कि मैं जो बोल रहा हूँ और मेरा वीडियो में जो मेरा कहना है वो कितना सही है। अब आते हैं दिल्ली और पंजाब में। दिल्ली में जैसा कि आपको पता ही है कि कांग्रेस की हालत इस तरह है कि जब से केजरीवाल के ऊपर शराब घोटाले से लेकर और जितने भी जो अपना उनका शीश महल का जो जो भी मामला चल रहा था, उसके ऊपर जो भी ईडी का अपना या सीबीआई का जो मामला चल रहा था, उसके ऊपर अरविंद केजरीवाल चाहते थे कि उनको समर्थन किया जाए। अब उसमें जो दिल्ली के जो उनके इकाई है, जिसमें अजय माकन है, संदीप जी शीला दीक्षित के जो लड़के हैं, वो लोगों का कहना था कि नहीं, जितना बीजेपी ने कांग्रेस को डेंट या नुकसान नहीं पहुंचाया, उतना केजरीवाल ने कांग्रेस को बर्बाद किया है दिल्ली और पंजाब में, तो हमें केजरीवाल के साथ नहीं जाना चाहिए। लेकिन उस समय हुआ क्या, क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे, वहाँ भी तालमेल नहीं था। मल्लिकार्जुन खड़गे ने केजरीवाल को फ़ोन किया था, जिसकी वजह से जो दिल्ली की इकाई है वो काफ़ी नाराज़ हो गई और उन्होंने बोला कि नहीं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया अजय माकन ने और बोला कि भाई हमें तो जाना ही नहीं चाहिए इनके साथ, क्योंकि ये लोग और ये मामला जो है ना शराब घोटाला का, ये सारा उन्हीं का है, अजय माकन का ही है पूरा उठाया हुआ है। इनके ही रिपोर्ट के हिसाब से ये मामला उठा, भले आज बीजेपी उसको भुना रही है, लेकिन ये मामला पहले संज्ञान में लाने वाले अजय माकन ही हैं। तो अजय माकन इसके बहुत ही प्रखर रूप से केजरीवाल के या उनकी आम आदमी पार्टी के विरोधी रहे हैं। तो यहाँ भी आप कभी भी दिल्ली में केजरीवाल की पार्टी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की पार्टी को एक साथ एक टेबल पे आते हुए नहीं देख पाएंगे आप। कितना भी वो साथ टीवी डिबेट में आके बोले कि हम लोग साथ में रहेंगे, मिल के लड़ेंगे, आप देखिए 1 महीना में हमारा सीट शेयरिंग का फार्मूला भी आएगा, सब कहने कहानी की बात हो गई। जैसे कि देखिए लल्लन सिंह के लिए बोले थे कि नहीं इस्तीफा नहीं देंगे और बाद में बोले वो तो चुनाव लड़ना चाहते थे। तो कोई भी पॉलिटिशियन होता है एक सॉफ्ट वे ढूंढ लेता है निकलने के लिए, बाद में उन लोगों का कुछ और बयान आ जाएगा कि नहीं ऐसा सीट शेयरिंग नहीं हुआ, कुछ और बात बोल देंगे, हम बाद में लड़ेंगे, हमारी बातचीत हो गई है, लेकिन सब लोग अपना अपना चुनाव लड़ेगा और बाद में जब जीत जाएंगे तो उसके हिसाब से हम जिसका जितना पार्टी का सांसद चुन के आएंगे उसके हिसाब से हम लोग गठबंधन बनाएंगे। तो वो बोलते हैं ना कि हमारे यहाँ बिहार में कहावत है, जो खियारे में ऊँख नहीं चबाएगा वो कुल्हाड़ी में क्या रस पिलाएगा। तो वैसे ही है, जब गठबंधन अभी नहीं हो पा रहा है तो उस समय जीतने के बाद तो इतना सिर पटोबल होगा कि पूछिए मत। तो दिल्ली के इकाई में भी बहुत ही उथल-पुथल कांग्रेस में चल रहा है, जिसकी वजह से और अजय माकन जो है राहुल गांधी के करीबी भी हैं, इसलिए अजय माकन के बोलना एक बहुत बड़ी बात है। यहाँ पे कहीं ना कहीं ये बोला जा रहा है कि मामला यहाँ भी फंसा हुआ आपको नजर आएगा। अब आते हैं पंजाब में। जैसा कि जानते हैं कि पंजाब में जो जो प्रताप सिंह हैं वहाँ के कांग्रेस के प्रेसिडेंट है मेरे ख्याल से, और जो अमरिंदर सिंह हैं वहाँ पे वांगा, वो ये 2 ऐसे लीडर हैं जो प्रखर रूप से केजरीवाल के साथ जाने के विरोध करते रहे हैं। और जो सिद्धू हैं वो चाहते हैं केजरीवाल के साथ मिलकर चुनाव लड़ना, और वहाँ पे एक दूसरे के खिलाफ तलवारें खिंच गई है, जिसके लिए अभी आपने सुना होगा कि जितने भी पंजाब की यूनिट है, जो पंजाब के कांग्रेस के लीडर हैं वो आए और राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे से मिल कर गए। तो ये एक बहुत बड़ा उन्होंने उसमें कोई नतीजा तो नहीं निकला, काफ़ी बड़ी मीटिंग हुई लेकिन उसमें कुछ निकला नहीं, क्योंकि अब सिद्धू की वो पोजीशन नहीं रही जो कांग्रेस में पहले थी। अब पंजाब इकाई में जब से कांग्रेस पंजाब में हार गई है, तो इसका एक कारण सिद्धू को भी माना जा रहा है, क्योंकि सिद्धू की वजह से कैप्टन अमरिंदर सिंह छोड़ के चले गए कांग्रेस, और उस समय छोड़ के गए जब चुनाव का माहौल था, और उस समय एक टाइम में था कैप्टन अमरिंदर सिंह ही जिता को कांग्रेस को लेकर आए थे। मतलब कांग्रेस का आप बोल सकते हैं कि कांग्रेस के इतने बड़े लीडर थे कि कैप्टन अमरिंदर सिंह, इसके पहले जो कांग्रेस सरकार बनाई थी तो अपने कंधों के ऊपर, उसमें राहुल गांधी ने प्रचार भी नहीं किया था,
केवल कैप्टन अमरिंदर सिंह अपने कंधे पर उस चुनाव को पूरा जिता कर लाए थे। लेकिन उसी समय सिद्धू को उनके साथ खटपट हो गई, ईगो प्रॉब्लम है सिद्धू के साथ। सिद्धू को तो जेटली साहब के साथ भी ईगो प्रॉब्लम था, इसके लिए वो छोड़ के गए यहाँ से बीजेपी। तो अब सिद्धू को हर आदमी उनको चाहिए कि मैं सीएम बनूं, लेकिन वहाँ पे वो भी बन नहीं पाए। तो अब वो चाहते हैं, पहले वो ज़्यादा चाहते थे केजरीवाल के साथ, लेकिन आम आदमी पार्टी के साथ, लेकिन आम आदमी पार्टी पंजाब में इनको डाइजेस्ट कैसे करेगी, क्योंकि भगवंत मान को पहले से वो सीएम घोषित कर चुके थे। और सिद्धू के साथ ऐसा है कि अगर अगर उनको सीएम नहीं बनाएंगे तो किसी भी पार्टी में तोड़फोड़ कर सकते हैं वो, उनको अपने स्वार्थ से बड़ा कुछ भी नहीं दिखता। तो यहाँ पे सिद्धू चाहते हैं, वो कांग्रेस को जिताना नहीं चाहते, वो चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी को फ़ायदा हो। अब जो भी वो चाहते होंगे कि उनका अपना, कई बार ऐसे खबर भी आ रही है कि आम आदमी पार्टी के साथ उनका बातचीत हो गया है कि अगर कांग्रेस के साथ उनका गठबंधन हो गया, उनके हिसाब से हुआ पंजाब और दिल्ली में, और पंजाब में छोड़ दिया अगर सीट कांग्रेस ने, तो वो राज्यसभा से वो नवजोत सिंह सिद्धू को दिल्ली भेज सकते हैं। लेकिन ऐसा सिद्धू के जो भी विरोधी हैं, जो अपने अमरिंदर सिंह वांगा हो गए और ये अपने प्रताप सिंह हो गए, ये लोग होने नहीं देंगे, क्योंकि ये लोग प्रखर रूप से आम आदमी पार्टी के विरोधी हैं। तो अब ये मीटिंग हो गई है, तो पंजाब में भी ऐसा ही हाल है। कहीं भी आप पूरे इंडिया के नक्शे पे उठा कर देखिए तो कहीं ऐसा कोई नहीं है। केरल में देख रहे हैं कि जो वामपंथी लोग बंगाल में लड़ने को मिल के लड़ रहे थे कांग्रेस के साथ, वो केरल में क्या हालत है, एक दूसरे के तलवारें खींची हुई सामने। तो हर जगह जो मैंने आपको दिखा दिया कि, और बता भी दिया कि हर जगह वही हालत है। कहीं भी अगर देखा जाए तो कांग्रेस की जहाँ भी सोलो है, वहाँ पे कोई इंडी गठबंधन है ही नहीं पहले से, तो वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो और राजस्थान हो। और जहाँ पे गठबंधन पहले से ही, जो अखिलेश यादव का छोटी पार्टियों के साथ गठबंधन है, तो वो वैसे ही जाएंगे। तो कहने का मतलब है, जिसका पहले से गठबंधन हो वो कांग्रेस के साथ गठबंधन करके अपना सीट सेक्रीफाइस नहीं करेगा। ये बात के चलिए, तो पूरे इंडिया का लब्बो वैसा है कि कहीं भी आपको मैंने पूरा विस्तृत बता दिया कि कहीं भी इंडिया गठबंधन सफल नहीं होने जा रही है। इसका कारण आपको बता दिया कि सबका स्वार्थ है, अपना अपना स्वार्थ है, लगे पड़े हैं, कोई नहीं चाहता कि किसी के लिए सीट छोड़ दें। और अब तो देखिए कि जैसे जैसे ये दिल्ली का चुनाव नज़दीक आएगा, असेंबली का भी चुनाव अभी ये लोकसभा के बाद ही हो जाएगा, आप देखिएगा इतना भयंकर फुट होगा उस इंडी गठबंधन में, क्योंकि केजरीवाल जो 63 सीट जीत चुके हैं, वो कैसे कांग्रेस को जाके वोट देंगे, सीट देंगे कि आप मेरे सीट पे लड़ जाओ। और कांग्रेस तो पूरे मतलब वहाँ की सबसे बड़ी पार्टी रही है एक टाइम पे, वहाँ पे सरकार शीला दीक्षित जी की थी। तो अगर कांग्रेस कैसे कंप्रोमाइज़ कर लेगी, तो वहाँ पे तो सोलो जाना ही है। और वहाँ पंजाब में अभी उनके पहले सरकार थी, विपक्ष में देखा जाए तो कांग्रेस ही है, तो कैसे ये वहाँ पे भी गठबंधन कर सकते हैं। तो ये सब मिला जुला के ऐसा मान सकते हैं कि ये सब एक हवा है, केवल वो भी जानते हैं कि गठबंधन नहीं होने वाला है, या कोई भी ये लोग भी जाते हैं जब गठबंधन के लिए, तो ये सोच के नहीं जाते कि गठबंधन हमें करना है, ये सोच के जाते हैं कि गठबंधन तो हमें करना नहीं है, बस एक दिखाना है जनता को कि भाई हम गठबंधन या कुछ कर रहे हैं जिससे कि सरकार बने। लेकिन ऐसा कुछ होने वाला है नहीं। आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। दोस्तों बहुत मेहनत करके वीडियो बनाता हूँ, काफ़ी पढ़ के एनालिसिस करके आप लोगों के लिए बनाया हूँ। पूरा का पूरा वीडियो देखिएगा, और कहीं भी आपको लगे कि मैं गलत बोल रहा हूँ तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि मैं कहाँ गलत बोल रहा हूँ। और आपका भी कोई ओपिनियन है, आप भी कुछ सोचते हैं तो ज़रूर बोलिए। मैंने कई चीज़ों के बारे में, पत्रकार लोगों के बारे में बोला कि पत्रकार लोग आजकल के पत्रकारिता छोड़कर क्या सोचते हैं, जिसकी वजह से हमेशा उनका आकलन फेल हो जाता है। एक छोटा मोटा जो यूट्यूब पे वीडियो बनाता है, पत्रकारिता करता है, वो इनसे ज़्यादा सटीक कई बार बोल जाता है और उसका आकलन सही हो जाता है। लेकिन इन लोगों का आकलन क्यों गलत हो जाता है? क्योंकि ये लोग बायस्ड हो चुके हैं। कहीं ना कहीं ये लोग अपने ज़मीर को, आप, मैं गलत वर्ड तो यूज नहीं करूँगा, लेकिन कहीं ना कहीं ज़मीर के साथ लोगों ने एक बोल सकते हैं कि कंप्रोमाइज़ किया है, जिसकी वजह से ये सही बातें बोल नहीं पाते और इसलिए हमेशा से गलत साबित हो जाते हैं। दोस्तों मैं जब ये वीडियो डालने जा रहा था तो तभी एक खबर आया। खबर तो कुछ पहले से था, लेकिन जब तक थोड़ा सा ऑफिशियली बोल सकते हैं कि खबर ना निकले तब तक बोलना अच्छा नहीं होता है। तो खबर ये है कि कांग्रेस पार्टी अभी नीतीश कुमार को
संयोजक बनाने पर राजी हो गई है। ये आप देखेंगे न्यूज़ चैनल में चलने लगा, कल से चल रहा है। लेकिन आप इस बात को रखिए, मैं जो बोल रहा हूँ कि ये सब मीडिया में भले ही कितना भी प्लांट और चलाया जाए, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। ये बात को गांठ बांध के रख लीजिए, क्योंकि कितना भी कर लीजिए, इसमें कांग्रेस अपनी चाल चल रही है, क्योंकि वो नहीं चाहते कि खड़गे साहब है वो मतलब गांधी फैमिली के अलावा कोई उनको संयोजक बनाए या उनको नियुक्त करे, क्योंकि उनका एक अपना हक समझते हैं कि कांग्रेस पार्टी में कोई भी अगर निर्णय करता हो या कोई भी निर्णय करे तो उसमें गांधी फैमिली के अलावा कोई उसमें डिसीजन नहीं ले सकता। और इसमें तो ममता बनर्जी और केजरीवाल ने किया। तो इसलिए यहाँ पे ये जो खबर फैलाया जा रहा है, मुझे जहाँ तक आइडिया लग रहा है कि ये खबर कांग्रेस ने इसलिए फैलाई जा रही है क्योंकि वो चाहते हैं कि ये खबर न्यूज़ में बना रहे, और जिससे कि खड़गे साहब को भी, अगर मान लीजिए खड़गे साहब के मीटिंग में भी उनको बोला जाएगा तो खड़गे साहब करेंगे तो करेंगे क्या? क्या राहुल गांधी, सोनिया गांधी या प्रियंका गांधी का विरोध कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए वहाँ पे खड़गे साहब चुप ही रहेंगे। तो इसलिए ये खबर छन के आ रही है कि अब जो कि नीतीश कुमार ने ललन सिंह को निकाल के, या जैसे भी बोले कि ललन सिंह जेडीयू के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिए और उन्होंने छोड़ दिया, तो जैसे भी ललन सिंह साइडलाइन हो गए, तो उन्होंने एक मैसेज देने का कोशिश किया कि देखिए जेडीयू में जो भी है वो नीतीश कुमार ही है, मेन है। तो इससे एक मैसेज ये गया कि मैं नीतीश कुमार को अगर नहीं बनाया जाएगा तो सीएम ही रहेंगे, वो कभी भी वो जाने वाले नहीं हैं। अगर संयोजक नहीं बनेंगे तो सीएम पद छोड़ने वाले हैं नहीं। तो इसमें लालू यादव को भी घाटा दिखता है कि अगर वो छोड़ेंगे नहीं तो ज़बरदस्ती अगर उनको किसी तरह भी हटाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि ललन सिंह तो हट गया, तो अगर हटाने का प्रयास करेंगे तो कहीं ना कहीं ये डेंट करेगा इंडिया गठबंधन के, जो अभी तक जो एक रूमर्स या हवा फैलाया जा रहा है कि इंडिया गठबंधन होने जा रहा है। तो अगर ऐसा कुछ होगा तो वहाँ पे इंडिया गठबंधन को डेंट होगा और बीजेपी को और फ़ायदा होगा। या यूँ बोल सकते हैं कि बीजेपी जो नैरेटिव बना रही है कि इंडिया गठबंधन कभी होगा ही नहीं, ये ऐसे ही पहले जब भी चुनाव आता है तो ऐसे गठबंधन का एक स्वांग रचा जाता है पूरे इंडिया में। इसके पहले भी आपने देखा होगा 2019 के पहले, मुझे याद है कि जब ममता बनर्जी के बंगाल में, कलकत्ता में उन्होंने एक पूरा स्टेज शेयर किया था, जब सब लोगों ने वहाँ पे एक नारा निकाला था कि चौकीदार चोर है, तो वहाँ पे शत्रुघ्न सिन्हा ने भी पहली बार चौकीदार चोर है बोला था। तो ये बहुत बड़ी बात थी। तो एक नैरेटिव उस समय भी सेट करने का प्रयास किया गया था, और ममता बनर्जी ने उस समय लीड किया था उस गठबंधन को। लेकिन अंत में क्या निकला, रिजल्ट आपके सामने है कि ढाक के 3 पार, मतलब कहने हुआ कि पूरा रिजल्ट सिफर है। कुछ उसका आकलन निकलने है, सब लोग अकेले चुनाव लड़े। और जो पहले से गठबंधन है, मैं बोलता आ रहा हूँ, 10 बार बोल रहा हूँ कि हर जगह अपना गठबंधन है, चाहे वो यूपी में देख लीजिए या बिहार में देख लीजिए या कहीं भी देख लीजिए, हर राज्य में अपना क्षेत्रीय दलों के साथ गठबंधन करके रखा हुआ है। तो वो गठबंधन तोड़ के नया इंडिया गठबंधन में क्यों जाएंगे? तो ये जो कांग्रेस पार्टी को दिखाया जा रहा है, कांग्रेस पार्टी संयोजक बनाने के लिए तैयार हो गई है, केवल नीतीश कुमार को या तो भ्रम में डाला जा रहा है, या जो वोटर्स हैं उनको भ्रम में डाल के एक रूमर्स फैलाया जा रहा है कि भाई देखिए कि नहीं, हम संयोजक, कांग्रेस त्याग रहे, सेक्रीफाइस कर रही है और नीतीश कुमार को हम लोग संयोजक बनाने जा रहे हैं। तो एक मैसेज आएगा कि भाई हम लोग सेक्रीफाइस कर रहे हैं। लेकिन आप देख लीजिए कहीं भी वही हालत है कि ये ना तो बंगाल में होने वाला है, ना वो यूपी में होने वाला है, ना बिहार में होने वाला है, ना आपको महाराष्ट्र में होने वाला है। और साउथ में देख लीजिए कि तेलंगाना में वही हालत है, नहीं होने वाला है कहीं, ये गठबंधन नहीं होगा। कर्नाटक में भी नहीं होने वाला है, कांग्रेस सोलो ही जाएगी। तो कहने का मतलब है कोई भी तिकड़म लगा ले, लेकिन आपको 1-2 महीना में ये बात पे आपको पता चल जाएगा ये कौन व्यक्ति या कौन पार्टी कहाँ खड़ा है। नीतीश कुमार अगर अभी भी नहीं समझ पाए तो नीतीश कुमार विगत 2 महीना में एक बहुत बड़ी जो टूट है जेडीयू के अंदर वो देखने को उनको मिलेगा। और नीतीश कुमार की पॉलिटिकल कैरियर मेरे हिसाब से पूरी तरह समाप्त हो गई है। नीतीश कुमार अब बिहार के सीएम किसी भी मामले में नहीं रहेंगे।
अगर संयोजक भी उनको एक मान के लिए ये उनको प्रस्तावित किया गया और वो सीएम का पद छोड़ दें, उसके बाद भी कुछ उलटफेर हो सकता है। तो नीतीश कुमार का पॉलिटिकल कैरियर पूरी तरह से दांव पे है और यही बात महाराष्ट्र में भी है। तो मैं कह रहा हूँ कि आप केवल वेट कीजिए 2-3 महीना का, 2 महीना भी ज़्यादा ही बोल रहा हूँ, 1 महीना में देख लीजिएगा कि जैसे जनवरी का महीना ख़त्म होगा और चुनाव का पूरी तरह से माहौल चालू हो जाएगा, माहौल गर्म हो जाएगा। हर पार्टी इनडायरेक्टली प्रचार करना शुरू कर देगी और उस समय इंडी गठबंधन जो है बहुत पीछे रह जाएगी और नीतीश कुमार को जब उस समय झटका लगेगा तो नीतीश कुमार संभल नहीं पाएंगे कि कहाँ जाएँ, क्या करें। क्योंकि इस समय आज के टाइम में नीतीश कुमार चाहे तो बीजेपी के साथ मैं एक सौदा कर सकते हैं, लेकिन आपसे ये बोला जाए कि 2 महीने के बाद नीतीश कुमार बीजेपी से कोई डील कर पाएंगे या सफल हो पाएंगे, ये नामुमकिन है। क्योंकि जब अगर आरजेडी उनको निकाल बाहर करेगी या इंडी गठबंधन में फिर उनका कोई वैल्यू नहीं रह जाएगा, तो जिस आदमी की अपने जो क्षेत्र है या अपने पार्टी है या अपना गठबंधन में कोई वैल्यू नहीं है, तो दूसरा आदमी कहाँ से वैल्यू देगा। जिस आदमी के अपने घर में कोई पहुंच नहीं है, कोई इज्जत नहीं है, तो दूसरा समाज में कहाँ से इज्जत दिलाएगा। ये एक छोटा सा बारीकी से क्वेश्चन है। इसलिए मैंने ये वीडियो को सोचा कि मतलब ये पूरी बात जो आ रहा है ये मेरे दिमाग से छूट गया था, तो मैंने कहा कि इसको बता दूं और इसी वीडियो में जोड़ दूं, क्योंकि मैं चाहता था कि इस वीडियो में पूरा का पूरा आपको ये पता चले कि इंडी गठबंधन का एनालिसिस कैसे कर सकते हैं और ये गठबंधन कहाँ तक सार्थक है और कैसे ये गठबंधन काम करेगी। कितना भी कोई भी ये न्यूज़ में आ जाए कि ये गठबंधन चल रही है, मैं कह रहा हूँ कि नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। चाहे ये लोग यूट्यूब में वीडियो बना के सत्य हिंदी आशुतोष जैसे लोग कितना भी चला लें और अपने को बड़े बड़े पत्रकार बनने वाले कितना भी चला लें, लेकिन इसका कोई भी रिजल्ट नहीं आने वाला है। आपको 1 महीना के अंदर ही दिखेगा कि कौन कहाँ पे कैसे खड़ा है। और मैं कह रहा हूँ कि जब इनके आपस में खटास और जब दिखने लगेगा तो देखिएगा शब्दों का चयन कितना निचले स्तर तक जाएगा। जो ये पीएम मोदी के लिए बोलते हैं उससे 10 गुना नीचे ये शब्दों का चयन ये आपस के लिए जाएगा। आपने सुना होगा कि कोई चिरकुट ऐसा, फिर तो उन्होंने बोला कि कौन है अखिलेश शुक्ल, इससे नीचे जाएगा शब्दों का चयन। आप याद करके रखिएगा, ये आपस में इतना ज़्यादा शब्दों का चयन गलत करेंगे कि ये भूल जाएंगे कि बीजेपी के साथ मुझे लड़ना है। तो मैं सोचा ये जोड़ दूं। आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा और ऐसे ही बने रहिए मेरे चैनल के साथ, प्यार बटाते रहिए। फिर मिलेंगे ऐसे ही किसी चैनल में, तब तक के लिए धन्यवाद।